गवर्नर जनरल और वायसराय को हम पढ़ रहे थे। लास्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, हमने पढ़ लिया था लॉर्ड डलहौजी तक, और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा वो रहा वर्ष 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। 1848 ईस्वी में जब आया लॉर्ड डलहौजी, उसने व्यापक सिद्धांत को जारी कर दिया, यानी राज्य नीति की शुरुआत की, और सबसे पहले उसके द्वारा हड़पा गया जो शहर था वो सतारा था, सतारा। और उसके पश्चात 1850 ईस्वी में सिक्किम को इसने भारत का अधिकार क्षेत्र बना लिया था, भारत का हिस्सा बनाया। अपनी राजधानी शिमला बना ली 1852 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 16 अप्रैल को ट्रेन चलवाई, और 1853 ईस्वी को ही भारत में शुरुआत की टेलीग्राफ की। टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से आगरा तक बिछवाई गई। 1854 ईस्वी में इसने भारत में डाक अधिनियम ला करके डाक टिकट की शुरुआत कर दी। 1854 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था एक एक्ट, वुड डिस्पैच अधिनियम, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के अतिरिक्त के अंतर्गत ही वर्ष 1857 ईस्वी को कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में 3 स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। इतना हमने कवर कर लिया था कल की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इसी के समय, इसके पश्चात जो आगे आता है वो आया लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल आया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि जब ये आया लॉर्ड कैनिंग, तो इस लॉर्ड कैनिंग ने भारत में जो व्यापक सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया। व्यापक सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। राज्य हड़प नीति को समाप्त किसने कर दिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। आपको याद हो कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही वर्ष 1856 ईस्वी को एक एक्ट पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। भ्रांति विलास पुस्तक उन्होंने लिखी। समय के बड़े पाबंद व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे। इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह 1857 की क्रांति हुई। और अब तक हमने पृष्ठभूमि को तो तैयार कर लिया है कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बारे में इतिहासकारों ने तरह तरह की बातें कही हैं। इतिहासकारों ने तरह तरह की बातें क्या कही हैं कि डिज़रेली नाम का एक व्यक्ति था, उस डिज़रेली ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। अर्थात इस राष्ट्र के लोग अब ये चाहते थे कि अंग्रेजों को भगाया जाए, यह राष्ट्रीय विद्रोह थी। ऐसा कहा, किसने कह दिया? डिज़रेली ने कहा। डिज़रेली ने ऐसा कहा। वीडी सावरकर ने यह कहा कि भारत में आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। ऐसा कहा कि यह भारत की आजादी के, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ये पहली लड़ाई थी। ऐसा किसने कहा? वीडी सावरकर ने ऐसा कहा। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह वास्तव में भारत की आजादी के लिए लड़ाई थी, क्या यह वास्तव में भारत की राष्ट्रीय विद्रोह थी या नहीं थी। ये सब पहले तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसी में ही हमारा अगला पॉइंट शुरू हो गया, 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण क्या क्या थे। अब तक हमने कितना सीखा है, हमने समझा कितना है अब तक। उसके कारणों में एक कारण तो नहीं था, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। कारणों में कुछ इनके कारण थे सामाजिक कारण, सामाजिक सुधार। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक सुधार किए, और वो सामाजिक सुधार भारतीयों को पसंद नहीं आए। सामाजिक सुधार बताइए, भारत में कौन आए थे समाज सुधार व्यक्ति? किसी सबसे पहले भारत में सबसे पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी थे। और भारत में राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर के, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि दोनों ने मिलकर के भारत से सती प्रथा जैसी प्रथा को समाप्त कर दिया था। और सती प्रथा
खराब प्रथा थी, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। वास्तव में सही थी, लेकिन जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों के लिए यह सती प्रथा सही थी। सती प्रथा क्यों? कि एक बात को आप समझिएगा, बात क्या है, प्रथा क्या होती है? प्रथा होती है कि जब एक क्षेत्र के लोग किसी रीति रिवाज को मानने लग जाए, उसको वो फिर प्रथा बन जाती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाथ जोड़कर राम राम या नमस्ते कहा जाता है। बराबरी का है तो नमस्ते, बड़ा है तो राम राम बोल देते हैं। इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ईसाई लोग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। ये ईसाई था। भारत में जो था, भारत का जो क्षेत्र था, उनकी जो परंपराएं थी वो पहले से ही चली आई थी। हमने पढ़ा कि जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख था, उस भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। और ये प्रथा बहुत पुराने समय से चली आई है। तो आप विचार करिएगा जरा कि जब किसी स्त्री के पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री के पति के साथ उस स्त्री को भी बांध दिया जाता था और दोनों को एक साथ जला दिया जाता था। यह खराब प्रथा थी। भारतीयों का हृदय इससे विचलित नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कारण आप जानिए क्यों नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि उनके दादा, उनके परदादा, उनके पूर्वज, उनके पिता के समय से ये प्रथा चली आई है और अब उनके लिए एक ये आम बात बन गई है। लेकिन आप देखिए जरा, यही दृश्य जब अगर कोई अंग्रेज देखेगा तो वो सोचेगा ये तो घोर अन्याय है। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आप याद करिए बात को कि जब मैंने आपको पढ़ाया कि भारत में इब्न बतूता आया था मोरक्को से, 1833 ईस्वी को आया था। जब उसने एमबीटी के समय में एक महिला को सती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, कुछ लोग ढोल नगाड़े बज रहे थे, उसने भी चित्र बनाया था। भारतीयों के लिए तो आम बात है, लेकिन कोई विदेशी देखेगा इस दृश्य को, जिसने पहली बार देखा हो। आप विचार करिए कि जो पशु काटने वाला व्यक्ति होता है, हाथा होता है, ढोरों की कतार लगाई, पशुओं की कतार लगाई और एक साथ 60-70 पशु एक साथ काट देता है। क्या आप ये कार्य कर पाओगे? हम तो देख भी नहीं पाएंगे इस कार्य को। लेकिन क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि उसके लिए आम बात हो गई है। तो भारतीयों का हृदय इससे विचलित नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यह प्रथा गलत है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसने समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की हेल्प से उन्होंने लोगों को समझाया था। लेकिन भारतीय लोग क्या कह रहे हैं? भारतीय कह रहे हैं ये तो हमारा प्राचीन मामला था, ये हमारा धार्मिक मामला था। अंग्रेजों, आपने इसमें टांग अड़ाई है, आपने हमारे धार्मिक मामले में टांग अड़ाई है और हम इसका बदला आपसे कभी जरूर लेंगे। इसका मतलब जब अंग्रेजों ने यह कार्य किया तो भारतीय हिंदुओं के मन में अंग्रेजों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष यानी घृणा भाव उत्पन्न हो गया था कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को हमें मान्य नहीं दे रहे हैं। याद है आपको? साउथ भारत में और देखिए एक प्रथा यह हो गई है, और इस अंग्रेजों ने भारत में समाप्त कर दिया था बालिका विवाह प्रथा को। बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा में क्या था कि इसमें विवाह जब किया जाता था 8 साल 9 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता था। भारत के लोगों को बात सही लग रही है, लेकिन अंग्रेजों ने जब ये देखा, अरे इसमें तो अभी कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है समाज की, पारिवारिक जीवन का इसको ज्ञान नहीं है, और 8 साल 9 साल में इसका विवाह कर दिया। अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, भारतीयों के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन चलो बाल विवाह अगर था भी तो आप उसमें और एक कृति को और समझिए। उसमें एक कृति, एक खराब प्रथा यह थी कि लड़की अगर 8-9 साल की है तो लड़का भी 8-9 साल का होना चाहिए। लेकिन लड़का होता था 35 साल का, लड़का 35 साल का, लड़की 8 साल के विवाह किया जा रहा है। अब अगर मेला देखने जाए तो गोद में लेके मेला दिखाएगा। इतनी खराब प्रथा थी। अंग्रेजों ने समाप्त किया, भारतीयों का परंपरा थी, भारतीयों को कोई फर्क नहीं था, लेकिन जब समाप्त किया तब उनको लगा कि इन्होंने तो धर्म में टांग अड़ा दी है। आगे चर्चा करते हैं। आगे बाल विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया। और सुनिएगा, और ये तो कार्य किया, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सुधारों में एक कार्य अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ष 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था।
सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने तो किए सुधार, लेकिन भारतीयों को पसंद नहीं आ रहे ना। तो क्या था, पहले तो प्रथा यही, पहले एक तो भारतीय पहले से ही जले बुने बैठे थे कि जो सती प्रथा जैसी प्रथा थी, अंग्रेजों ने उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद 1829 में फ्लॉप हुई थी वो, और उसके बाद 1856 में ये वाला एक्ट लेकर के आ गए। तो भारतीय और भी क्रोधित हो गए लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्या थी ये अधिनियम क्या था, इसके अंतर्गत यह कहा गया कि एक स्त्री को, विधवा स्त्री को भी अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। ये बात तो पहले ही कह दी गई, और ये इसके अंतर्गत कहा गया उसको दूसरा विवाह करने का भी अधिकार है। पहले क्या होता था, पहले यह होता था कि चलो 1829 ईस्वी में सती प्रथा आई, और सती प्रथा मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। तो सती जो स्त्री होने से बची, वो विधवा स्त्री, उसको गांव के एक कोने पर अलग एक घर मड़ैया बना दी जाती थी, और वहां पर रहेगी वो, सफेद वस्त्र पहनकर वहां पर उसको रहना होता था। और लोगों की मानसिकता इतनी ऐसी थी कि अगर वो किसी के सामने भी अगर आ जाती थी ना, तो मेरा दिन खराब हो गया, मेरा सगुन खराब कर दिए, ऐसा मान लिया जाता था। अब आप एक बात विचार करिए, उस बेचारी उस महिला का इसमें क्या दोष है भाई? इतने अकाल पड़ते थे पहले, इतने सूखे, इतने रोग, इतनी महामारियां आती थी, अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसमें बेचारी का क्या दोष है? उसको एक तो गांव से बाहर रखा गया है, वो कहीं मजदूरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब कोई व्यक्ति उसके सामने तक आने नहीं चाहता तो क्या उससे मजदूरी कराएगा अपने घर? नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा। तो बड़ी दयनीय दशा थी भारतीयों के लिए। आम बात है, होने दो, लेकिन अंग्रेजों को पसंद आ रही है नहीं, ये प्रथा अंग्रेजों के लिए खराब है। तो उन्होंने विवाह अधिनियम लिखना था मुझे, पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर के भारत में आए। आपने सुना हो एक विद्रोह और मैंने आपको पढ़ाया, वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह, इसमें क्या हुआ था कि जो साउथ भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के जो लोग थे, और जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के जो लोग थे, दक्षिण भारत में लोग आज भी अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाते हैं। अंग्रेजों के लिए तो ये नई बात है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वे क्या पोत लिया ये, लेकिन भारतीयों की तो परंपरा है। उसके बाद चलो उन लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन हमने ये देखा कि बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखा, या और जो मराठा वाली जो फिल्में आती हैं, शिवाजी वाले जो चैनल आते हैं, उसमें लोग जो मराठा पेशवा या जो जनता होती थी, वो कानों में बड़े बड़े कड़े पहना करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में हमने देखा बड़े बड़े कड़े से पहन लिया करते थे। घर पे भी आज भी साधु संत मांगने के लिए आते हैं, उनके हाथ कानों में आपने देखा होगा, लेकिन वो यहाँ होता है, वो अलग होता है। ये यहाँ जहाँ महिलाओं के बिंदा वो होता है, वहाँ वो पूरे कड़े पहन करके रखते थे। अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया कि इसको नहीं पहनेंगे। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने टांग अड़ाई धर्म के मामले में कि यह तो हमारी परंपरा है, भारतीय इससे क्रोधित हो गए। तो आपको आगे अभी इस एक पॉइंट को निकाल करके देंगे। ये हमने समझा कि क्या क्या इसके ये कैसे कारण रहे, ये रहे सामाजिक कारण, 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, अगले कारणों में आर्थिक कारण क्या क्या थे। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारणों में मैंने आपको पढ़ाया कि भारत में लेकर के आए थे स्थायी बंदोबस्त। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बताइए कब की थी? वर्ष 1793 ईस्वी को। पिछले एपिसोड में पढ़ा करके लाए, पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि 1857 की क्रांति हुई क्यों है। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया। क्या था एक बार और समझिए, स्थायी बंदोबस्त क्या हुआ करता था। बताएंगे क्या होता था स्थायी बंदोबस्त? जमींदारी व्यवस्था इसको कहा गया, इसको सूर्यास्त कानून कहा गया। कल भी समझाया था कि इसमें जो भूमि हुआ करती थी, वो भूमि अब सौंप दी गई है। पूरे 4-5 गांव 10 गांवों की भूमि एक जमींदार के हवाले कर दी कि आप इनसे टैक्स वसूलोगे, और इनसे वसूलने के बाद 90% हमें देना, 10% आप रख लेना। ये व्यवस्था आई। और क्या हुआ, गड़बड़ क्या थी इसमें कि इसमें टैक्स निर्धारित नहीं किया था कि इतना टैक्स वसूलोगे। जमींदारों से कह दिया कि जितना आपको अच्छा लगा वसूल लो। अब कौन अपनी जेब भरनी नहीं चाहेगा। जमींदारों ने मन माने टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए, और अगर मन माने टैक्स नहीं दे पाते थे वो,
इतने ज़्यादा टैक्स। तब क्या होता था, तब ये होता था कि अब उसे बेचारे गांव के उस गरीब व्यक्ति को जो टैक्स नहीं चुका पाया है उसको जाना पड़ता था किसी साहूकार के पास में, और साहूकार से किसी सुनार के किसी पास में साहूकार के पास में जाकर के उससे पैसा लाता था कर्जे पर कि खाता कमाता दे दूंगा, और उनको जमींदारों को कर्जा दे करके आता था। फायदा उठा लिया इस बात का साहूकारों ने अपने जो रेट थे, दर परसेंटेज ब्याज की दर वो बढ़ा दी, बहुत महंगी दर पर वो कर्जा देते थे इनको, और जिसको ये चुका नहीं पाते थे साहूकार इनकी जमीन को जब्त कर लेता। ये हुआ करता था। किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, ऐसी व्यवस्था हो गई। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये प्रथा चली आ रही है 1793 से। सब किसान जले भुने बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि लड़ाई लड़ेंगे आपसे, इसका बदला तो जरूर लेंगे। पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। एक शुरुआत की थी महालवाड़ी व्यवस्था। देखो कट तो निराम कटा कट गया। महालवाड़ी व्यवस्था, ये महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? महाल जो कहते हैं वो कहते हैं गांव को। महालवाड़ी व्यवस्था गुजरात में भी प्रचलित, उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित थी महालवाड़ी जैसी व्यवस्था। इसमें एक गांव होता था और उस एक गांव का एक सेठ साहूकार उसको जिसको बना दिया रहता था कि आपको टैक्स वसूलना, टैक्स वसूल करके आप हमें देते रहना। ये भी ऐसे समझो कि स्थायी बंदोबस्त की छोटी बहन थी महालवाड़ी व्यवस्था। ऋण तो वही तक वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने और जो कार्य किए आर्थिक सुधारों में, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, और कौन से लेकर के आए थे इसको कहा गया था जमींदारी व्यवस्था। सूर्यास्त कानून से एक पॉइंट और निकालेंगे यहां से। सूर्यास्त कानून क्या था कि जो जमींदार था, जमींदार दिन छिपने से पहले टैक्स को अंग्रेजों को दे करके आता था। याद आ रहा है? और जब टैक्स, इसीलिए इसको कहते थे सूर्यास्त, सूरज के छिपने से पहले स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कहा गया। और अगर वो किसी कारणवश नहीं दे पाता था तो उससे उसको जमींदारी व्यवस्था को छीन लिया जाता था। यह होता था। इसके अतिरिक्त और सुनिए, एक जारी किया गया था स्थानीय स्वशासन। इसमें स्थानीय स्वशासन किसने की थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत स्थानीय स्वशासन किसने कौन करके गया था? लॉर्ड रिपन। ये भी ऐसी ही एक प्रथा थी, ये ऐसे कार्य किया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तकनीकी कारण, तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार, ये तकनीकी सुधार में क्या था कि जब मैंने आपको पढ़ाया कि भारत में जब लॉर्ड डलहौजी आया था तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में शुरुआत की थी डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी 1854 में। और जो डाक व्यवस्था तो पहले भी थी, शेरशाह सूरी ने शुरू कर दी थी, उससे पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शुरू करके गया था। लेकिन ये अलग ही तरीके से लेकर के आए। इन्होंने एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने डाक टिकट बनाए। और अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट को भेजता है, अपनी चिट्ठी भेजता है, तो सबको वो डाक टिकट लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, जो भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, अगर अपनी चिट्ठी वो भेजते थे तो उनको कोई टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन ये लेकर के आया कि अब जो सैनिक है ना, वो भी अगर अपनी फैमिली को चिट्ठी भेजते तो उनको भी टिकट लगाना पड़ेगा। क्या भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिश सेना में शामिल है ये इस रूल पसंद आएगा? नहीं आएगा। वो सोच रहे हैं चलो लेंगे आपसे भी एक दिन बदला, आने दो वो दिन। धीरे धीरे देखिएगा जरा क्रांति शुरू होती जा रही है, कारण बनते चले जा रहे हैं। इन्होंने भारत में शुरुआत की रेलवे व्यवस्था की, रेल चलवाई। 16 अप्रैल 1853 को रेल की शुरुआत की। लेकिन रेल जब ट्रेन इन्होंने चलवाई तो ट्रेन में 2 सीटें होती हैं, एक नीचे वाली सीट, एक ऊपर वाली, तो 3 भी होती हैं, 3 होती है। उस जमाने में 2 1 होता करती थी। और उसमें क्या होता था, जब टिकट जब काटा जाता था तो उसमें जैसे नीचे वाली जो सीट है, नीचे वाली सीट आ गई पंडित जी पर, ब्राह्मण पर। ऊपर वाली जो सीट है, ऊपर वाली सीट आ गई एससी व्यक्ति पर। अंग्रेजों के लिए कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो सब एक से हैं, उन्हें क्या मतलब। लेकिन भारत में क्या है, अरे
मैं नीचे और मेरे ऊपर ये ऐसी जनजाति का व्यक्ति, SC ST का व्यक्ति आ गया, ये नहीं चलेगा, ऐसा कानून तो आपका गलत है। भारतीयों ने उसका विरोध किया था। तो अच्छा तकनीकी सुधार था, लेकिन अंग्रेजों भारतीयों को कैसा लग रहा है? खराब। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय हटे क्या? पीछे हटे? नहीं हटे, भारतीय पीछे नहीं हटे। और क्या हुआ? जब नहीं हटे तो भारतीयों ने सोचा, अंग्रेज जब पीछे नहीं हटे तो कानून नहीं हटाया, तो भारतीयों ने सोचा कि इसका बदला आपसे एक दिन जरूर लेंगे। ये भी एक कारण बना कि आने दो वो दिन, जरा देखेंगे, जरा आने दो वो दिन। नेक्स्ट, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार कारण क्या थे? धार्मिक सुधार ये थे कि आपको याद हो कि भारत में बिरसा मुंडा नाम का एक लड़का था, जिसको मुंडा जाति का भगवान कहते हैं। झारखंड राज्य से बिरसा जनजाति के लोगों ने, मुंडा जनजाति के लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन क्या था कि जो ईसाई आए थे, ये अंग्रेज ईसाई थे, और ये चाहते थे कि भारत में हमारे धर्म के लोगों की संख्या में वृद्धि हो। तो इन लोगों ने पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। याद कीजिए आप, महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी उसमें कोलकाता में भी। और यहां जबरदस्ती इन मुंडा जनजाति के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। तो उन लोगों ने इनका विरोध किया था, और इन लोगों ने बिरसा मुंडा को, जैसे फिल्म दूध का कर्ज में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के पिता को फांसी लगा दी थी पेड़ से लटकाकर गांव वालों के सामने, उसी प्रकार से इसको भी सबके सामने गांव में फांसी लगा देगी, एक बरगद के पेड़ से लटका करके। और मुंडा विद्रोह बंद हो गया। छाती पर पत्थर उस समय तो रख लिया मुंडा जाति के लोगों ने, लेकिन वो भी क्या सोच रहे हैं? सब दिन एक से नहीं होते, एक दिन हमारा दिन भी आएगा। तो धार्मिक सुधार भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। सब इनसे चुन चुनकर बदला लेंगे, सबकी बारी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसको फिनिश करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण हमने पढ़ा, धार्मिक सुधार वो तो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आ रही है। तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण समझिएगा। आपको पता तो है, सीधे से शब्दों में चर्बी लगे कारतूस थे, लेकिन क्या था ये जो इनको इनफील्ड राइफल प्रयोग में लाने के लिए दी गई थी भारत के जवानों को? भारत के क्या, ब्रिटिश सेना के ही थे तो भारतीय। तो उनको जो दी गई थी इनफील्ड राइफल, उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस को, कारतूस क्या कि ऐसे समझिएगा, ये कारतूस है, और यहां पर इसमें ये जब इससे खटके से जब गोली दबाई जाती है तो यहां पर ना, यहां पर वो भरी जाती है, बारूद भरी होती थी, बारूद भरी जाती थी। और क्या था, इसको खोलना होता था पहले, इसको खोलो। आज का तो सिस्टम ऐसा होता है, लेकिन वो क्या था पहले कि ये जो कारतूस हुआ करता था, इस डिब्बी को खोला, ये डिब्बी को खोला, और डिब्बे को खोलने के बाद ना उसके अंदर बारूद भरी हुई होती थी। उस बारूद को, डिब्बे को खोलने के बाद मुंह से उसको खोला जाता था, और बारूद को डालते, गोली ऊपर रखी, गोली हाथ में ली, बारूद डाल दी बंदूक की नाल में, उसको ठोक दिया, उसके बाद ये गोली डाल दी, और जब निशाना लगा रहे हैं, ये पूरा खटरंगा करना पड़ता था उस इनफील्ड राइफल में। लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ो, जब ये इतनी हैवी टेक्निक भी तो नहीं थी ना। और क्या होता था कि जब ये जो खोल था, इसका खोल था, उस खोल को कैसे बनाया जाए? लोहे का बनाएंगे तो उसको जंग आ जाएगा। तो इस लोहे का जो खोल है जिसके अंदर बारूद भरी हुई है, उस पर जंग ना लग जाए। आज जैसी टेक्निक थोड़ी ना थी, आज तो स्टील ऐसा ऐसा कि जंग नहीं आता। तो उस समय में जंग से बचाने के लिए क्या करते थे कि चर्बी लगाई जाती थी, चर्बी, ताकि हवा पानी के साथ मिलकर ऑक्सीजन, उसके ऑक्सीजन और जल मिलकर के वो बनाते हैं ना, जंग ना लगे, खराब ना हो, तो चर्बी का लेप किया जाता था। अब चर्बी जो लगाई जाती थी, वो लगाई, सबसे बढ़िया वाली चर्बी होती है, वो होती है सुअर की चर्बी को माना जाता है, उसकी चर्बी। लेकिन इतने सारे लाए कहां से? तो उसके साथ साथ उन लोगों ने गाय की चर्बी को मिक्स करना प्रारंभ कर दिया था, कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी को उसमें युक्त करते थे। लेकिन बटालियन का एक नायक था, वो जैसे तैसे घूमता फिरता इनके कारतूस खाने जहां बनाए जाते थे वहां जाकर के चला गया, और जाकर के देखा इतनी सारी गाय मरी पड़ी है इधर। दूसरा थोड़ा और आगे गया, अरे यहाँ तो बहुत सारे सुअर भी मरे पड़े हैं। उसने देखा क्या हो रहा है, ये इतने सारे गाय। और थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि बहुत सारी चर्बी इकट्ठी हुई है, और आगे जाकर के जब देखा तो पता चला कि वो कारतूस जो बनाए जा रहे हैं उन पर चर्बी लगाई जा रही है इन जीवों की। पूरा निकाल के लाया ब्यौरा, जाकर के कह दिया मंगल पांडे से। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया।
शेर ए बलिया किसको कहते हैं? चित्तूर पांडे को। और पांडे मतलब पंडित जी, और पंडित जी है तो गाय सुअर के चर्बी मुंह से कैसे लगाएं? अब पंडित जी को पहले तो यकीन नहीं होया कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, मंगल पांडे को देखो, मंगल पांडे ने ना इतना साथ दिया था अंग्रेजों का किन्हीं लड़ाइयों में कि मंगल पांडे को मांगते थे अंग्रेज, फेमस था, बिल्कुल चरम, सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती थी। मंगल पांडे भी उनको ऐसे ही मानते थे कि हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जब मंगल पांडे को लाइव दिखाया ना ले जाकर के ना, देख ऐसा ऐसा होता है, मंगल पांडे गया अगले दिन को परेड में। जनरल अर्सी कह रहा है आपको इनफील्ड राइफल जो दी गई है, मंगल पांडे ने मना किया, ट्रेनिंग दिलवा रहा था वो, मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। उसने कहा कि क्यों यूज नहीं करोगे? इसमें ऐसे ऐसे कहानी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको यही करनी पड़ेगी। मंगल पांडे को आया गुस्सा, और मंगल पांडे ने क्या कार्य किया, मंगल पांडे ने करा, खोला मुंह से, ठोका उसको, गोली डाली, जनरल अर्सी की तरफ को धाए, जनरल अर्सी गया, जनरल अर्सी गया। और जनरल अर्सी के बाद उसके बाद 2 व्यक्तियों पर उसने गोली चलाई, और जब 2 गोलियां उसने चलाई तो फिर तीसरी बार कारतूस को डाल करके उसने गोली डाल करके नाल यहां लगाई, और खटका जब पैर से दबाने वाला था अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी लगा दी। मंगल पांडे को फांसी कब लगाई गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। और 1857 की क्रांति की पहली गोली चली इस प्रकार से। 1857 की पहली गोली कहां से चली? बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से, हाँ यहां से, हाँ उधर सबसे पहली गोली इस प्रकार से चली। क्योंकि जो सैनिक थे ना, सैनिक विद्रोह भी तो क्यों कहा गया, सैनिकों के साथ अच्छा नहीं किया था इन लोगों ने जो प्रशासनिक थे ना, जो बेगम हजरत महल थी उसके पति को कुशासन के आधार पर बंदी बना लिया था और उसके साम्राज्य को हड़प लिया था। याद करिए कहानी को। इन लोगों ने क्या कार्य किया था, जो मैंने आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाया, मराठा साम्राज्य में शिवाजी जैसे, बाजीराव द्वितीय जैसे, संभाजी जैसे जो शासक हुआ करते थे, उसमें उनके साम्राज्य को हटा करके छीन छान के उनको पेंशन देनी शुरू कर दी थी। नाना साहब को पेंशन देनी शुरू कर दी और वहां से हटा करके कानपुर में भेज दिया था। पढ़ेंगे आगे इतिहास को, सारा ब्यौरा हम तैयार करके चल रहे हैं, तो आगे भी जिक्र आएगा। कहां तक पढ़ा कि पहली गोली कहां से चली? बैरकपुर छावनी से। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई, जनरल हर्षी पर मंगल। इसको रफ कर लें अब जरा, ये तो इसमें से कुछ लिखना नहीं होता, इसमें से एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन हमने जब समझ कर ही पढ़ रहे हैं, इसमें किताबें बहुत मिल जाएंगी आपको पढ़ने को, किताबों में से ही पढ़ लोगे। बताइए जरा, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा मतलब क्या होता था कि जब हम भी छोटे थे ना, हम भी जो छोटे थे तो उस समय में ना, जब ये ईंट उद्योग बने थे, काफूरपुर वाला भी बना था उस समय में, मधुआ का बना था, अपने गांव में भी 3 ईंट उद्योग एक साथ बने थे ना ये, हाँ एक साथ बने। तो उस समय में ना हमें भी डराया जाता था कि घर से बाहर निकल मत जाइयो, हाँ क्यों कि हमारे ऐसा माना जाता था कि अगर कोई उद्योग, कोई व्यवसाय, कोई फैक्ट्री अगर स्थापित करते हैं तो पहले उसमें अगर बलि दो तो दिन दुगनी रात चौगनी में तरक्की करेगी वो फैक्ट्री, वो कंपनी, इसलिए पशुओं की, बच्चों की बलि दी जाती थी। आप बताइए, ये भारतीयों के लिए तो अच्छी थी, लेकिन आप समझिए आज अमेजन जैसी कंपनी है, ये जैसे फेसबुक है, भारत की टाटा कंपनी है, क्या ये बलि देके इतनी बड़ी हुई है? ये भारतीयों को कौन समझाए इनको? ये नरबली प्रथा, बलि भारत में भी क्या होता था, भारत में भी, चलो खैर छोड़िएगा, ये ऐसी प्रथा थी, अंग्रेजों को पसंद नहीं है। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। अंग्रेजों के लिए अच्छा था, भारतीयों को पसंद आई क्या? नहीं, ये तो हमारी प्राचीन प्रथा है, नरबली तो मनुष्य की बलि चढ़ाना, तो लेकिन कोई नहीं, आगे बदला लेंगे। आपसे शुरुआत हो गई थी इसकी भी, धार्मिक कैसा कारण मानेंगे इसको? सामाजिक सुधार वाला कारण इसको माना जाएगा, इसी में शामिल कर लेंगे सुधार को भी। आगे देखते हैं जरा, अब शुरुआत करते हैं। अब तक तो हमने समझे कि कारण क्या क्या हुए थे। अब हम पढ़ते हैं कि 1857 की फिर हुई कैसे शुरुआत। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब कौन थे? इनकी भी इतिहास को सुनिएगा। ये नाना साहब कौन थे? नाना साहब थे जो मैंने आपको मराठा साम्राज्य में बाजीराव द्वितीय पढ़ाए ना, मराठा साम्राज्य में बाजीराव जो द्वितीय थे, जो पेशवा, देखो बात को समझिएगा, मराठा साम्राज्य में शिवाजी शासक थे, शासक, याद करिए,
शिवाजी को मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से। उसके बाद संभाजी उनके उत्तराधिकारी बने और शिवाजी के समय में एक पद हुआ करता था जिसको कहते थे अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था पेशवा का। तो पेशवा कहते थे प्रधानमंत्री को। तब शिवाजी के संभाजी के बाद शासक तो नहीं, वो जो पेशवा था वो पेशवा का पद ही सर्वोच्च पद था। देख लेना फिल्म बाजीराव मस्तानी, बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। वो पद सर्वोच्च पद था उस समय में, पेशवा का पद। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, क्या पेशवा को भी हटाया, और हटाने के बाद उसको भी, उनको भी पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। लो तुम पेंशन लिए जाओ, आराम से रहियो, हम तुम्हें पेंशन देंगे। पेंशन दी। पेंशन देने के साथ साथ जहां महाराष्ट्र में शासन चला करता था वहां से उठाया और कहां भेज दिया इनको, कानपुर में भेज दिया। वहां रहेंगे तो फिर यो करे जाएगा छेड़ाखानी, अंग्रेजों को परेशान किया जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग रहेंगे ना। आपने देखा होगा 4 कुत्ते एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले में चले धाक जमा देते हैं या नहीं, और अकेला चला जाइयो बोलेगा भी ना। तो उनको पता है, जैसे चाइना ने वर्तमान में किया ना, उठाया कानपुर भेज दिया, सबको अलग अलग भेज दिया, आवाज उठा ही ना सके। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ कि जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय ने एक पुत्र लिया था गोद, जिसको कहा गया नाना साहब। एग्जाम आपसे पूछता है नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, आंसर आता है बाजीराव द्वितीय के। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये उनके दत्तक पुत्र, ये पेशवा थे, इनको कहा गया था पेशवा द्वितीय। क्या कहा गया इनको? पेशवा द्वितीय। और नाना साहब का मूल नाम तो आप ही मुझे बताओगे कौन थे? धोंदू पंत। क्या था नाना साहब का मूल नाम? धोंदू पंत। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत जी था। और नाना साहब जब इन्होंने पेंशन इनकी निर्धारित कर दी थी, पेंशन जब निर्धारित कर दी थी तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फिर पेंशन देनी भी बंद कर दी, पेंशन देनी भी कर दी बंद। अब नाना साहब भी सोच रहे हैं सब दिन एक से नहीं होते, एक दिन हमारा भी दिन आएगा। और ये ठहरे मराठी, इन्होंने चाल चली, इन्होंने ग्रुप बनाया। इनके समय में एक व्यक्ति का नाम और सुनिएगा आप, अजीमुल्लाह को जानते हो? अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह कहां से नेतृत्व किए थे? फैजाबाद से। क्या? हाँ, फैजाबाद से किया था ना इन्होंने। फतेहपुर सीकरी से किसने किया था तो बताओ? सब उल्टा सीधा करोगे। मौलवी अहमदुल्लाह ने। कहां से किया था? फतेहपुर सीकरी से। और इन्होंने कहां से किया? अजीमुल्लाह ने फैजाबाद अयोध्या वाले क्षेत्र से। ये कौन थे इनको समझिएगा। पहले एक प्रश्न में बोल दूं कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? अजीमुल्लाह। नाना साहब को तो आपने जान लिया कि कौन है, महाराष्ट्र के पेशवा थे। अंग्रेजों ने पेंशन देके कानपुर में भेजा, जाओ तुम वहां रहियो, और पेंशन कर दी बंद। अब इनको समझिए ये कौन थे? ये थे कि जो नाना साहब के पिता थे, अरे कोई बात नहीं, सगे नहीं, कैसे, जो बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय के समय में अकाल पड़ा था, और अकाल जब पड़ा था तो अजीमुल्लाह छोटा बच्चा था और उसकी माँ थी, और जैसे तैसे करके लोगों ने इनको, एक शेर के बच्चा इनको खा रहा था भूख के मारे, मतलब इनके घायल व्यवस्था में से बच्चे भाग रहे थे, उनको उठाया और किसके पास पहुंचा दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास दे दिया था। और फिर इस अजीमुल्लाह का संरक्षण किसने किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने संरक्षण किया था। और उसके पश्चात अब ये किसकी हेल्प करेंगे? वो तो मारे गए, वो तो मर गए बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र है ना नाना साहब। मैं हूं आपका कमांडर इन चीफ, याद रहेगा। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? अजीमुल्लाह। नाना साहब के कमांडर इन चीफ अजीमुल्लाह जी थे। अब पढ़ते हैं नाना साहब को। नाना साहब के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तात्या टोपे। भूल गए? याद है? तात्या टोपे। बताइए जरा, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और ये भी पंडित जी। ये कहां से आते थे? ये आते थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, ये भी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ही आया करते थे। और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से। ये भी छोटे मोटे एक पेंशन उपभोक्ता थे, पेंशन उपभोक्ता थे, इनको भी पेंशन मिलती थी। इनको भी उठाया अंग्रेजों ने, पेंशन दी, और देने के बाद कहां भेज दिया? जाओ कानपुर में चले जाओ। इनको भी कहां भेज दिया? कानपुर में भेज दिया, जाओ। अब चोर चोर मोसे रे भाई, कानपुर में और किसको भेजा था? नाना साहब को। और किसको भेज दिया? तात्या टोपे को। अब चोर चोर मोसे रे भाई, इन दोनों ने मिलकर के
अंग्रेजों ने गलती कर दी ना, ये सबसे बड़ी गलती रही उनकी। अगर ना भेजते तो भाई भेजना था सबको अलग अलग भेजते। उद्देश्य तो यही था कि एक जगह रहेंगे तो बगावत करेंगे, और एक जगह तो हो ही गए दोनों। दोनों ने बना ली नीति। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? नाना साहब और तात्या टोपे ने। याद आया? आपसे बदला लेंगे अंग्रेजों। नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति की योजना बना दी। और 1857 की क्रांति की योजना का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल व चपाती। कमल व चपाती क्या था? चपाती और कमल की जो एक पेपर होता था, पेपर, और उस पे जब खाना जाया करता था ना सेना को, लोगों को जब खाना, सेना तो खुद बगावत पे थी। सेना तो खुद सोच रही है कब वो दिन आए जब हम अंग्रेजों से लड़े। क्यों? कि सैनिकों को डाक टिकट लगाने पड़ते हैं, सैनिकों को वेतन कम दिया जाता है अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को, सैनिकों की पदों में उन्नति नहीं होती है, सैनिकों को उनके स्टेट से अलग नौकरी करने के लिए भेजा जाता है। तो सैनिक तो सोच रहे हैं भारतीय के कब वो दिन आएगा जिस दिन हम लड़ेंगे। तो क्या हुआ? धीरे 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 ये प्लानिंग चल रही है। और एक पेपर होता था जब सैनिकों को खाना जाता था, तो उसमें कमल का फूल बना होता था, और जब कमल का फूल बना होता था तब वो समझ जाता था कि बात किसके मामले की है? क्रांति से संबंधित कोई बात इसको कहनी है या सारी नीति चल रही है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। लेकिन क्या है, भारतीयों को अंग्रेजों ने शराब पिलानी शुरू कर दी। और जो भारतीय सैनिक एक शराबी व्यक्ति वाला, अंग्रेजों वो जो गुस्सा धीरे धीरे था ना भारतीय सेना में, वो भारतीय सेना में एक इतना ज्यादा टल्ली हो गया, एक शराबी। उसने अंग्रेजों आएगा एक दिन बताएंगे आपको अंग्रेजों हम आपसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसको और पिलाई और बता, उसने पूरा का पूरा फजीता कर दिया, सब उसने कुतार कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कार्य किया आपको याद होगा? 1857 की क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग ने अपना गढ़, अपना केंद्र कहां स्थापित किया था? इलाहाबाद में। याद आया? क्यों? उसको कैसे पता चल गया? इलाहाबाद में स्थापित कर लिया। और आपने देखा हो कि मेरठ में सेना की छावनी है, मेरठ में सेना की छावनी है। अगर अभी यहाँ कुछ अफरा तफरी का माहौल हो जाए, लड़ाई झगड़े वाली बात बन जाए तो क्या होगा? तुरंत लो। ट्रेन रोकने का अगर मामला होगा ना, या ट्रेन रोकनी है, तुरंत लो पुलिस। जहां अमरोहा में सारी इकट्ठा यहाँ भेज दी जाती है ना, जगह जगह पर बंटवारा कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने उस शराबी की बातों को सुन करके पूरे क्षेत्र में अपने पुलिस को बिखराव कर दिया। 4 यहाँ 5 वहाँ 5 वहाँ, इस प्रकार से सब सतर्क हो गए, सतर्क। लेकिन सुनिएगा, अभी कहानी आगे बढ़ती है। अब बारी आती है अगले व्यक्ति की। अगले व्यक्ति कौन? शुरुआत जहां से हुई 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी मेरठ से। पहली गोली तो मंगल पांडे के हाथों चल गई। जनरल हर्षी पर मारो फरंगी को। क्या कहा था? मारो फरंगी को। किसने कहा था? मंगल पांडे ने। किसको दो दिया? जनरल हर्षी को। और भारत में क्या था? मेरठ से शुरुआत हुई। मेरठ से शुरुआत होने का कारण क्या था कि मेरठ में एक मेला लगता है, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। और जब नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, और जो महिलाएं नौचंदी मेला देखने के लिए गई हुई थी, तब अंग्रेजों ने महिलाओं के साथ में किया दुर्व्यवहार किया। और जब दुर्व्यवहार किया तब महिलाएं, क्रोधित महिलाएं, वो बेचारी क्या कर सकती हैं? उन्होंने आकर के अपने घर पर परिवारजनों से कहा, बड़ों से कहा। लेकिन वो बेचारे, वो भी शामिल थे उसी में। जो 20वें नंबर की बटालियन थी मेरठ के अंदर, जो भारतीय सैनिक उसमें शामिल थे, वो उसमें शामिल थे। अंग्रेजों का विरोध कैसे कर सके? नौकरी से निकाल देंगे, पेंशन नहीं देने के, सैलरी नहीं देने के, दुर्गति कर देंगे ये तो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लो, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पी लो घूंट सबर का, और क्या। लेकिन क्या हुआ? मेरठ तो भूमि ही ऐसी है पहले से ही। जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को घुमाने के लिए लेकर के गए थे, तीर्थ यात्रा करा रहे थे, जगह जगह की तीर्थ यात्रा कराई, और जब मेरठ में आए अपने माता पिता को रखा और बोले कि मेरी बस की ना, अब तुम्हें घुमाना बहुत हो लिया, बुढ़ापे में तुम्हें घूमने की सोच रही। तब उनके माता पिता ने भी कहा था, बेटा ये कमी तेरी नहीं है, ये तो भूमि ही ऐसी है। आप याद करिएगा कि पांडवों का जो कुटी है कहाँ है? इधर मेरठ से आगे हसनापुर। वो कारण भी यहीं से बीज हुए थे उसके। ये तो भूमि ही ऐसी है, ये तो कोई नहीं। मेरठ से शुरुआत हुई 1857 क्रांति की। उन महिलाओं ने चूड़ियां उतारी और फेंक दी अपने पुरुषों पर, लो पहन लो। अंग्रेजों से कुछ कह नहीं सकते, हम अपने आप लड़ लेंगे अंग्रेजों से।
और चल दिए। अब इतना जब सुना तो पुरुष भी कहाँ शांत रहने वाले थे, उनका भी गुस्सा 7 समुंदर पार पहुंच गया। चलो अब हद हो गई। मेरठ तो है ही ऐसा क्षेत्र, आपने देखा सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में अगर लड़ाई झगड़े कहीं हो तो कहां से होते हैं? मेरठ से। तो ऐसे ही थोड़ी ना है, मेरठ गढ़ है झगड़ों का। यहां से शुरुआत हुई, प्लानिंग तैयार की गई, फिर एक तैयारी प्लानिंग ये की गई, इन्होंने जो तारीख रखी थी ना, नाना साहब और तात्या टोपे ने इन्होंने रखी थी कि 30 मई को लड़ाई लड़ेंगे, 30 मई को लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन शराबी ने कह दिया ना पहले ही, आन दो 30 मई। अंग्रेज तो सतर्क हो गए थे पहले। लेकिन क्या हुआ, ये इनसे भी, मेरठ वाले इनसे भी आगे निकले। मेरठ वालों ने क्या कार्य किया कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, इसको हटाए ना यहां से, अब बहादुर शाह जफर द्वितीय, हाँ बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था, मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये पढ़ा करके लाए हैं, धीरे धीरे ये लाए कि मुगल काल में, पूर्व मुगल काल के अच्छे शासक, उत्तर मुगल काल के अयोग्य शासक और पेंशनर भोगी बन गए थे शाह आलम द्वितीय जी। उसके बाद अकबर द्वितीय को बंद कर दी थी देनी। अब केवल दिल्ली के राजा हैं, लाल किले में तो रहते हैं, लेकिन कमाई एक आने की नहीं है, रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, कुछ नाम के राजा हैं वो बस बहादुर शाह, लेकिन नाम क्या, राजा है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, ये जो मेरठ के लोग थे, ये जो गुस्से आए लोग महिलाएं और पुरुष थे, ये जो सेना के लोग थे, 20वें नंबर की जो नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, ये रातों रात चली और दिल्ली पहुंच गई। रातों रात सुबह दिल्ली पहुंच गए 10 मई की तारीख, 10 मई 1857, और बहादुर शाह जफर द्वितीय से जाकर के मिले। बहादुर शाह जफर द्वितीय बिल्कुल मरणासन अवस्था में कब्र में पैर लटकाए हुए लेटा पड़ा चारपाई पर, सांस ले रहा है, बस अब आए मुझे बुलावा लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों से कहा कि मुगल बादशाह जी, ये लोग कह रहे हैं मुगल बादशाह से जाकर के कि बहादुर शाह जी, आपका शासन इतना महान था, अकबर, बाबर, हुमायूं जैसे योद्धा आपके समय में हुए, और अंग्रेजों ने आकर आपकी उस शान शौकत को धराशायी कर दिया। हमने फिर से एक सपना देखा है कि अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे और आपको फिर से राजा बनाएंगे, पूरे भारत भर में आपका झंडा फहराएगा, आपकी ध्वज पताका फहराएगी। और जब इतना सुना बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, उसमें जान आ गई। उसने सोचा मैं फिर से राजा बनूंगा, उठ करके बैठ गया, मैं फिर से राजा बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, उस समय ये कह रहा कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा, मेरे बस की लड़ाई लड़ने नहीं है। उस समय एक व्यक्ति आया उभर करके, जिसका नाम था बखत खां। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था? बखत खां ने किया था। बखत खां कह रहा है मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से, तुम तो बस जब राजा बन जाओगे तुम तो गद्दी संभालियो, मैं लड़ने जाऊंगा। अकबर को भूल गए, वही तो बालक ही बना था। कौन जाता था युद्ध लड़ने के लिए? बैरम खां। मैं लड़ूंगा, ये मैं भी तो उसका ही वंशज खां हूं, मैं हूं जफर खां, वो बखत खां। जफर खां किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। बखत खां कोई नहीं। अब प्रारंभन हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसकी भनक पड़ गई अंग्रेजों को। जब इन्होंने बुगल बजाया, कब से हो गई शुरू? 1857 क्रांति कब से शुरू हुई थी? 10 मई से। तारीख क्या रखी गई थी? 30 मई। पहले शुरू हो गई ना, पहले ही शुरू हो गई समय से। सब तैयार नहीं थे, वो अपना कोड वर्ड बांट रहे हैं, सब चाल चल रहा है, इन्होंने पहले शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को पता चला हो ये है बहादुर साहब, इन्हें बनाएंगे ये लोग राजा, चलो ये है बीच की जड़, इसको उठाया और मतलब इसको पकड़ने का सोचा बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ये भाग लिया लेकर के घोड़ा, इसकी पत्नी भी साथ, भाग रहे हैं दोनों के दोनों। और जाकर के कहां छिप गया? हुमायूं के मकबरे के पीछे। हुमायूं के मकबरे के पीछे जाकर के छिप गया, घोड़ा अपना छोड़ दिया और जाकर के छिप गया हुमायूं की, ये भी और इसकी पत्नी भी। अंग्रेजों को देखा देगा घोड़ा तो हैगा यहीं होगा कहीं, और घोड़े को देख रहा, पकड़ा बहादुर शाह जफर द्वितीय को, कहां फेंक दिया? रंगून। बहादुर शाह जफर द्वितीय को और उसकी पत्नी जीनत महल। इसकी पत्नी का नाम बताइए क्या था? जीनत महल। जीनत महल क्या कहते थे इसको? महक परी कहते थे। महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? जीनत महल को उठाया और दोनों को कहां भेज दिया? रंगून। दोनों की मृत्यु भी कहां हुई? रंगून में। दोनों का मकबरा रंगून में स्थित है। बहादुर शाह जफर द्वितीय सबसे 1857 की क्रांति के समय में सबसे अयोग्य कड़ी के रूप में किसे देखा गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को था। नहीं, सबसे अयोग्य कड़ी कौन सी थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल काल में सबसे कम समय के लिए शासक कौन बना था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 10 मई को बना, 11 मई को उठा करके वहां फेंक दिया इसको।
आगे सुनिएगा, ये जो महिला थी वह जीनत महल, इतिहास का इसका भी प्रश्न बनता है, इतिहासकारों ने किस महिला पर अंग्रेजों से मिले होने के आरोप लगाए थे? जीनत महल। क्या कहते हैं इसको? महक परी के नाम से जाना जाता है। तो दमन हो गया 1800 दिल्ली से 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बात को सुनिएगा, एक व्यक्ति बहादुर शाह जफर द्वितीय ने का तो सेना का नेतृत्व कर रहा है ना, और इसी समय में एक व्यक्ति का नाम और एग्जामिनर आपसे पूछता है, मिर्जा गालिब। कौन है मिर्जा गालिब? मिर्जा गालिब को उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का मूल नाम असदुल्ला खां था। गालिब अपने जीवन में यही गलती करता रहा और धूल तो चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये इनका प्रमुख फेमस वाला उर्दू का शेर हुआ। और ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति में उर्दू शायरी के जनक मिर्जा गालिब ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय का। बहादुर शाह जफर द्वितीय का साथ इन्होंने दिया था। इनकी कहानी फिनिश। आगे बढ़ते हैं जरा अगले किसी व्यक्ति को। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, पृष्ठभूमि हमने तैयार कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम अब अगले बेगम को, किसको पढ़ते हैं? बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहां से भाग लिया था? अवध। हाँ, लखनऊ वाले क्षेत्र उसको अवध कहते हैं, बिहार वाले क्षेत्र को मगध कहते हैं, अपने वाले क्षेत्र को रुहेलखंड कहते हैं, रुहेलखंड कहते हैं, और उससे नीचे वाले क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश को बांटा गया है इस प्रकार से। होता है ना रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, तो अपना क्षेत्र रुहेलखंड में आता है, हम रुहेलखंडी हैं हम भी। हाँ, तो अवध लखनऊ वाले क्षेत्र को अवध कहा जाता था। आपको याद होगा जो अवध साम्राज्य था, अवध में 3 शासकों की चर्चा हुई थी। एक तो अवध में संस्थापक थे शहादत खां। नाम बोलिए। शहादत नहीं कहते, शहादत तो मतलब होता है मृत्यु। शहादत खां कहते हैं, शहादत खां। और शहादत खां संस्थापक था, उसके सेनापति का नाम था मलिक अंबर। और ये वही मलिक अंबर था जिसने गुरिल्ला युद्ध नीति यानी छापेमार युद्ध नीति की शुरुआत की थी, और इस नीति को अपनाया था शिवाजी ने। याद आ रहा है कुछ? 3 शासकों को पूछता है, तीनों पढ़ा दिए एक साथ, एक हेडिंग नहीं डलवाई। अवध साम्राज्य है, 3 स्टोरियों में 3 राजा फिनिश हो रहे हैं। ऐसे तो 11-12 आए थे, कोई हेडिंग डाल के 11-12 थोड़े ना पढ़ने हैं, 3 पढ़ने, जो पूछेगा वो पूछे, एग्जाम में क्या पूछना है। उसके बाद आगे सुनिएगा, आगे दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई हुई थी, और बक्सर की लड़ाई में दिल्ली से शाह आलम द्वितीय था, बंगाल से मीर कासिम था, और अवध से शुजाउद्दौला था, और तीनों एक साथ लड़ने के लिए गए। अंग्रेजी हेक्टर मुनरो ने, और हेक्टर मुनरो ने तीनों को धो दिया। याद आया? 2 शासक हो गए, 2 शासक हो गए। तीसरा आपने सुन रखा है, समझिएगा तीसरे को। जो तीसरा शासक था, इसका हस्बैंड, उसका नाम था अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। याद आया? अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की ये दूसरे निकाह की पत्नी थी, यानी इससे ये दूसरी नंबर की पत्नी थी। और क्या किया कि अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, और कैद करने के पश्चात बताई भी ना कि इसको कहाँ, अंग्रेजों ने इसको जीनत महल को, हजरत महल को बताई भी नहीं कि कहाँ कैद करके रखा हुआ है। कभी यहाँ कहीं अलग अलग बात रहा, और इसको फिर डेड बॉडी तक की नहीं मिली। अब जब हद हो गई, उसी समय की बात थी, जब हद हो गई तो बेगम हजरत महल आएगी ना मैदान में उतर करके। तो हजरत महल आपको पता चला कि क्यों लड़ी थी 1857 की क्रांति में? पता चल गया आपको, क्योंकि उसके पति को इन्होंने बंदी बना रखा था, बंदी बना रखा था। अवध से नेतृत्वकर्ता कौन थी? बेगम हजरत महल। इसको रफ कर ले, थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। बेगम हजरत महल। आगे पढ़ते हैं। अगली एक महिला और भी तो थी 1857 की क्रांति में। महिला अगली बताइए जरा कौन थी, उसको तो आप भी बता दो मुझे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपसे क्या क्या पूछता है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी।
लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। बातें बहुत हो रही हैं भाई। और लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव से। गंगाधर राव, इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और जब इन्होंने गंगाधर राव की तो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात झांसी की रानी का खुद का मूल नाम क्या था इसका? मणिकर्णिका। कहाँ लिखे? याद रहेगा मणिकर्णिका, यहां लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। मणिकर्णिका प्यार से क्या कहते थे? छबीली कहते थे इसको। और गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद लक्ष्मीबाई ने यानी मणिकर्णिका ने एक पुत्र को गोद ले लिया। उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। राव उनका घराना था और दामोदर का अर्थ होता है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो। दामोदर तो भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, दामोदर तो भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। क्यों कि उनकी माता जब पानी लेने के लिए जा रही थी, कृष्ण जी कह रहे हैं मैं भी जाऊंगा, तो उनकी माता जी ओखली से बांध करके चली गई थी ना। उनको बंद भी कहाँ रहते, जब बार बार रस्सी लाती वो छोटी पड़ती, बार बार रस्सी लाती और जोड़ती उसमें वो भी छोटी पड़ती, और परेशान हो गई बांधती बांधती, बार बार रस्सी छोटे पड़े जा रही है। और फिर कृष्ण जी हंस रहे हैं। उसके बाद बोले कृष्ण लाओ तो फिर मम्मी मैं ही बांध दूं। वही रस्सी जब उन्होंने बांधी तो वही बंध गई। फिर तो दामोदर जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो। तो ये झांसी की रानी क्या हुआ कि जब बारी आई, इसके राज्य हड़प नीति जारी कर दी लाड डलहौजी ने, राज्य हड़प नीति जारी की लाड डलहौजी ने। और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत क्या था कि यदि किसी राजा के कोई संतान नहीं है और वो गोद किसी संतान को लेता है तो गोद ली हुई संतान को संपत्ति नहीं जाएगी, वो संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होगी। ये नीति थी राज्य हड़प नीति, मैंने आपको समझाया। तो इस नीति के अनुसार तो दामोदर राव अब राजा नहीं बनेगा। झांसी की रानी कह रही है देख क्या कैसे नहीं बनेगा। झांसी की रानी ने निकाली तलवार और लिया घोड़ा। बोलिएगा घोड़े का नाम क्या था? पवन। पूछेगा एग्जामिनर झांसी की रानी के घोड़े का नाम क्या था? पवन। झांसी की रानी के घोड़े का नाम था पवन। और जो किला था ग्वालियर का, उस ग्वालियर के किले से पवन घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई और रानी उतर पड़ी मैदान में। उधर से कौन लड़ रहा था? किसका सामना कर रही थी? सर ह्यूरोज का। सर ह्यूरोज का सामना कर रही थी। सर ह्यूरोज इससे लड़ रहा था। और सर ह्यूरोज ने क्या देखा? सर ह्यूरोज ने देखा कि एक महिला ये तो धर्राटे काट रही है, ओम्फो उसने देखा और क्या कह रहा है? ये तो पूरी सेना में एकमात्र पुरुष है, पूरी सेना में एकमात्र पुरुष है। किसने कहा था? सर ह्यूरोज ने। किसको कहा? लक्ष्मीबाई के बारे में कर। और भी पूछेगा कि सर ह्यूरोज की पदवी किसको दी थी? तो लक्ष्मीबाई को। याद करिए अकबर द्वितीय जो था मुगल काल में, दूसरा अकबर राजा राम को कहा था ना, कुछ खासियत देख के तो कहा था। इसने भी कहा कि मैं लड़ रहा हूं इससे, मैं नहीं हूं सर ह्यूरोज, यही है सर ह्यूरोज। तो सर ह्यूरोज की पदवी किसको दी? लक्ष्मीबाई को। और अंततः घोड़े से गिरकर झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है। और इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। झांसी की रानी की कहानी समाप्त। उसके बाद आगे देखते हैं एक और व्यक्ति को पढ़ते हैं। नाना साहब को पढ़ते हैं। नाना साहब तो पढ़ा दिए। नाना साहब तो हो गए। कुंवर सिंह को पढ़ते हैं। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से भाग किसने लिया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर पड़ता है बिहार में। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? कुंवर सिंह। और क्या था कुंवर सिंह? कुंवर सिंह क्यों लड़ रहे हैं? मैंने क्या समझ रहे हैं? इतिहास में हम ये समझ रहे हैं कि 1857 की क्रांति कोई कह रहा है कि सैनिक विद्रोह थी, कोई कह रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह थी, कोई कह रहा है कि ना सैनिक विद्रोह थी ना राष्ट्रीय विद्रोह थी। हम भी तो पता करें कि जो लोग लड़ रहे हैं वो आखिर क्यों लड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति दिखाई दिया अभी तक देश के लिए लड़ता हुआ? ये डिजरेली ने कैसे कह दिया राष्ट्रीय विद्रोह थी? हमें तो अभी बात समझ नहीं आ रही। भाई झांसी की रानी उसके पुत्र को राजा नहीं बनने दे रहा, इसलिए लड़ रही है।
बेगम हजरत महल पति को बंदी बना रखा, इसलिए लड़ रही वो। नाना साहब क्यों लड़ रहे हैं? पेंशन देनी बंद कर दी अंग्रेजों ने। अजीमुल्ला क्यों लड़ रहा है? अजीमुल्ला वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसकी भी पेंशन देनी बंद कर दी। नाना साहब अजीमुल्ला दोनों आए निकल करके। तात्या टोपे क्यों लड़ रहा है? तात्या टोपे इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उनको कानों में कुंडल ना पहन दी अंग्रेजों ने, इसलिए लड़ रहा है वो। सब अपने अपने कारण से लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जबरदस्ती क्यों लड़ रहा है? वो खुद लड़ी नहीं रहा, बखत खां लड़ रहा है और उससे तो लड़वा रहे हैं लोग। क्यों? उनकी महिलाओं के साथ दुर्गति कर दी अंग्रेजों ने, मेले में छेड़खानी कर दी, इस वजह से सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे हैं। अब इनको भी देख ले, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये क्यों लड़ रहे हैं? मैंने आपको बताया कि भारत में अंग्रेजों ने शुरुआत की थी जमींदारी व्यवस्था की, और उस जमींदारी व्यवस्था को कहा जाता था सूर्यास्त कानून। और सूर्यास्त कानून तो ये था कि जो टैक्स वसूला है, जो टैक्स वसूला गया है, वो टैक्स जमींदारों आपको सूरज के छिपने से पहले पहुंचा करके आने अंग्रेजों के पास। अगर नहीं पहुंचाया तो आपकी जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी। ये तो था। हो गए होंगे लेट, हो गए होंगे ना दे पाए हो, सूरज छिपने से पहले इनको जमींदारी समाप्त कर दी। आएगा हमारा भी दिन, आ गया वो दिन। लड़ रहे हैं जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। और ऐसे लड़ाई लड़ी 1857 की क्रांति में। सबसे बुजुर्ग कौन थे? नाना ये थे, ये कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। और क्या थे कि जब ये इतने बहादुर थे कि ये सेना के नायक पूरे नेतृत्व करता, और अंग्रेजों से सामना चल रहा है, अंग्रेजों से गोलियां चल रही हैं, और अंग्रेजों से अपनी सेना को बचा करके लेकर के जाना है इनको। उनके पास इतने गोलियां नहीं है कि उनसे लड़ सकें। तो क्या हुआ कि एक भाग करके स्थान से एक नाव थी, नदी को पार करके अपने साम्राज्य में आना था। नाव में बैठ रहे के, और क्या था, सामना करते करते अपने जो लोग थे उनको एक एक दो दो करके नाव में बैठाते बैठाते नदी को पार करते रहे। खुद गोलियां चला रहे हैं, खुद उनसे लड़ रहे हैं, तुम निकलो, जैसे होता है नायक का यही काम होता है। तब क्या हुआ, एक गोली अचानक इनकी भुजा में लग गई, बाहों में, यहाँ एक गोली लग गई, इनको घायल हो गए हैं। लोग कह रहे हैं, और सैनिक कह रहे हैं कि आप चलो, हम या आप जाओ, हम देख लेंगे इनको। नहीं, आप जाओ पहले। सबको नाव में बैठा दिया और सबसे बाद में नाव में बैठे। और जब नाव चल रही है पानी के अंदर, नदी को जब पार कर रहे हैं, तो उस समय में खून बहुत बह रहा है। गोली का जहर कहीं पूरे शरीर में ना फैल जाए, अपनी ही तलवार निकाली और काट डाला बाहों को, और वहीं गंगा में सिला दिया। लो गंगा मैया, जय गंगा मैया। इतने बहादुर व्यक्ति कौन, किन की बातें कर रहे हैं? कुंवर सिंह की बातें कर रहे हैं। क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था? ये देश के लिए लड़ रहे थे? नहीं, बहादुरी से लड़े। देश के लिए लड़े तो क्या हुआ, बहादुरी से तो लड़े। आगे व्यक्ति को देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला ने शुरुआत की कहां से? फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी से। ये क्यों लड़ रहे हैं? इनकी कहानी को सुनिए। ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये मौलवी हैं, मौलवी। और मौलवी जी का कार्य होता है लोगों को समझाना, लोगों को ज्ञान की बातें बताना। और मतलब अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आ रही है, अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आ रही। आपने देखा होगा कि कोई मौलवी ऐसे होते हैं, मतलब कि मोटिवेशन तरीके के, एक बार के एक प्रकार का उत्साह भर देते हैं शरीर के अंदर। जैसे हैदराबाद का ओवैसी जी भी उसी में से आते हैं, तो मतलब एक प्रकार का ऐसा भाव भर देते हैं। ये भी लोगों को प्रेरित कर देते थे। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आ रहा है, ये क्या क्या प्रथाएं, ये क्या लोगों को भड़काने पर लगा हुआ है मौलवी। और क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके जो भी स्पीच होती थी उस पर प्रतिबंध लगवा दिया। मौलवी जी भी कह रहे हैं हमारा भी दिन आएगा, एक दिन आ गया वो दिन। इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। ये कहां से लड़ रहे हैं? ये लड़े फतेहपुर सीकरी से। तो फतेहपुर सीकरी से इन्होंने लड़ाई लड़ी। और कोई बताओ तो जल्दी बताओ, वरना आगे की चर्चा करते हैं। लियाकत अली रह गए। लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था, इनका कोई पॉइंट नहीं है। लियाकत अली इलाहाबाद। लियाकत अली ने कहां से नेतृत्व किया? इलाहाबाद से। और खान बहादुर खान इन्होंने कहां से किया? बरेली से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में। क्या था प्रतीक चिन्ह? कमल और चपाती। योजना किसने बनाई? नाना साहब और तात्या टोपे ने। दोनों के मूल नाम मैंने आपको लिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करते थे वो मैंने बता दिए हैं। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे, सबसे ज्यादा सैनिक थे अवध से। कौन लड़ रही थी? बेगम हजरत महल। और अंग्रेजों ने अपना केंद्र कहां बना लिया था?
अवध, इलाहाबाद पुलिस, इलाहाबाद तक उनका जो क्षेत्र था, मतलब राजधानी तो इलाहाबाद बनाई थी उस समय में, मतलब शास्त्र, हाँ एक दिन के लिए बनाई थी, वो जब लेटर आया था उसको बाद में समझाएंगे। अंग्रेजों ने भी अपना केंद्र कहाँ बनाया था? अवध में। अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया अवध के अंदर। कौन सी बटालियन थी मेरठ से? 20वीं NI, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ से, मेरठ वाली थी ये, मेरठ वाली। और जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे कौन सी का था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, तारीखें सारी आपको याद है। और भी पूछेगा